आज हम दोस्तों इसके पीछे वाले वीडियो में फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया में हमने OH समूह की अभिक्रिया कंप्लीट करी थी और अब आज करेंगे फेनिल या बेंजीन समूह की अभिक्रिया। फेनिल या और बेंजीन समूह की जो अभिक्रिया है वो देखो, एक तो पढ़ेंगे नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया जो पीछे भी आ चुकी है एक बार। उस पर एल्किल समूह जुड़ता है तो एल्किलीकरण, यदि एसिल समूह जुड़ता है तो एसिलीकरण कहलाता है। ठीक है, और एसिल समूह आप जानते हैं इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं, एसिल समूह। यदि ये जुड़ जाएगा एसिलीकरण कहलाता है और यदि एल्किल समूह जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, एल्किलीकरण। इसके बाद में हम एक पढ़ेंगे फ्रिस पुनर्विन्यास, फिर एक आएगा फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण का मतलब होता है फॉर्म एल्डिहाइड, इस प्रकार के समूह का जुड़ना। फॉर्मिलीकरण का मतलब होता है एल्डिहाइड समूह का जुड़ना, एल्डिहाइड समूह का जुड़ना। अब एल्डिहाइड किस प्रकार से जुड़ेगा, तो एक प्रकार से जुड़ेगा तो उसका उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा गाटरमान अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम देखेंगे इसकी राइमर-टीमान अभिक्रिया, और तीसरी हम अभिक्रिया का नाम कहते हैं डफ अभिक्रिया। अलग अलग तरीके से फॉर्म एल्डिहाइड समूह को जोड़ते हैं तो इन अभिक्रिया का नाम बदल जाएगा गाटरमान, राइमर-टीमान और डफ अभिक्रिया। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एक कार्बोक्सिलीकरण, मतलब कार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 समूह का जुड़ना। इस अभिक्रिया का नाम होता है कोल्बी-श्मिट अभिक्रिया। अब हम एक एक करके अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो नंबर 1 लगा कर हेडिंग डालो आप कि नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। और लिखो इसमें, देखो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया भी दो प्रकार से होगी। एक तो जब फिनोल की अभिक्रिया, लिखो देखो पहले लिखो, जब फिनोल पर तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं, केवल तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो या पैरानाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। ऑर्थो ये या तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा या कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरानाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरानाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। सह उत्पाद के रूप में बनते हैं, या तो ऑर्थो बनता है या क्या बनता है, पैरा। एक की मात्रा के ज़्यादा, एक की मात्रा क्या बनेगी, कम। साथ साथ उत्पाद बन जाते हैं अभिक्रिया से। एक कंडीशन तो ये, इसके नीचे रिएक्शन उतारो आप। अब इसके जस्ट नीचे लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसके जस्ट नीचे लिखो, जब फिनोल पर ये तो उतार लेना आपने, ये तो उतार ली। हाँ, इसके नीचे लिखो, जब फिनोल पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 मिला देते हैं, सांद्र H2SO4 मिला देते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का निर्माण हो जाता है। फिनोल का निर्माण हो जाता है जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। किसे कहते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। अब देखो सूत्र बन गया, 2 दूसरी स्थिति पर, 2 4 बताओ 1 2 3 और 4 चौथी स्थिति पर, और 6 बताओ इस स्थिति पर। इस प्रकार के समूह का जुड़ना NO2 है ये। इस प्रकार के समूह को हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। अब आप ये
पहली वाली रिएक्शन के नीचे उतारो आप पिक्रिक अम्ल वाली कि थोड़ा सा सांद्र H2SO4 अम्ल और राजा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं तो देखो अभिक्रिया पूरी चेंज हो जाती है। किसका निर्माण होता है? पिक्रिक अम्ल का। कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है कि पिक्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं फिनोल से, तो आप क्या बताओगे? तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या मिला देते हैं? सांद्र H2SO4 मिलाते ही पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई आपकी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। इसके बाद में दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीन समूह का जुड़ना। ब्रोमीन समूह का जुड़ना आपने उतार लिया तो आगे वाली रिएक्शन लिखो ब्रोमीनीकरण। नीचे लिखो ब्रोमीनीकरण और इसमें लिखो फिनोल पर, लिखो थोड़ा सा, फिनोल पर ब्रोमीन की क्रिया दो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। दो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। लिख लिया कि दो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। एक नंबर लगाए लिखो जल के आधिक्य में। हेडिंग डालो ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया है, दो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। एक तो होती है जल के आधिक्य में। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिखो इसमें जब फिनोल पर ब्रोमीन की क्रिया जल के आधिक्य में करवाते हैं तो 2,4,6 ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। 6 ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। देखो आपने क्या लिखा, 2,4,6 ट्राई फिनोल का निर्माण होता है। जल के आधिक्य में लेते हैं, उतारो ये रिएक्शन। ये हो गई 2,4,6 उतारो आप। एक तो हो गई जल के आधिक्य में, उतार लिया आपने। अब नीचे नंबर 2 लगाकर लिखो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। दूसरा प्रकार ये CH2 CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं। जल के आधिक्य में हम क्या ले लेते हैं, CH2 या CCl4 ले लेते हैं। तो बताओ क्या निर्माण होगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देखो इसमें लिखना है कि जब फिनोल की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाता है। या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाता है, या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा, या किस पर जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। हाँ, ऑर्थो पैराफिनोल का निर्माण हो जाता है। ये उतारो आप। ऑर्थो या ब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाता है। उतार लिया आपने। ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया दो भिन्न भिन्न की उपस्थिति में होती है। एक तो जल के आधिक्य में, दूसरा आता है CH2 या CCl4 की उपस्थिति में। यदि जल के आधिक्य में करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का निर्माण हो जाता है, और यदि CH2 और CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो निर्माण होता है ऑर्थो या पैरा ब्रोमोफिनोल का निर्माण होता है। ये हो गई ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आगे वाली फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। हेडिंग डालो आप फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया।
अब हेडिंग डालो आप फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया में भी आप क्या डालोगे, नंबर 1 एल्किलीकरण। अभिक्रिया तो सेम ही है, लेकिन एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण और एसिल समूह का जुड़ना एसिलीकरण कहलाएगा। तो आप एल्किलीकरण में लिखो, जब फिनोल की क्रिया, ये फिनोल है, जब फिनोल की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। देखो हमेशा फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया मैंने बताया था किसकी उपस्थिति में होती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जब फिनोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड, देखो एल्किल क्लोराइड के साथ ही करवाते हैं, तो मेथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने एल्किल बोला है या मेथिल बोला है, एथिल बोला है, ठीक है। जब फिनोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो मेथिल समूह है ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं, या तो ऑर्थो पर या पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं, पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया कहा जाता है। देखो दोस्तों, इसका नाम क्या है, ऑर्थोकिरसोल, और इसका नाम क्या है, पैराकिरसोल। अब आप उतारो, एल्किली फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण कंप्लीट हो गया है, उतारो आप। निर्जल ले लो यहाँ पर, निर्जल, जल रहित, उतार लिया, उतार लिया। ये उतारने के बाद में आपको तुरंत में लिखना है एसिलीकरण। फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया का दूसरा भाग क्या होगा, एसिलीकरण। तो हेडिंग डालो एसिलीकरण, एसिलीकरण। देखो एसिलीकरण का मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। एल्किल क्लोराइड के स्थान पर हम क्या ले लेते हैं, एसिल क्लोराइड, और इस एसिल का सूत्र होता है COO Cl, ठीक है। तो लिखो इसमें, जब फिनोल पर एसिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, एसिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, तो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर एसिल समूह जुड़ जाता है। देखो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर एसिल समूह है, ये एसिल समूह होता है, ये देखो एसिल समूह होता है, ये एसिल समूह है। ये कहाँ पर जुड़ जाएगा, ऑर्थो या पैरा स्थिति पर, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, एसिलीकरण। ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ जाता है, एसिल समूह जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को एसिलीकरण कहा जाता है, इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहा जाता है, तथा इसे फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये उतारो इसके जस्ट नीचे, ये हो गई आपकी फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया यहाँ पर दूसरी या तीसरी बार आई है फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया। आपको ये केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल समूह या एसिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, फ्रीडल क्रॉप्ट अभिक्रिया। इसके बाद में हेडिंग डालो आप फ्रिस पुनर्विन्यास, लिखो इसमें। देखो फ्रिस पुनर्विन्यास का मतलब ये होगा कि पहले तो ये अभिक्रिया क्या होगी, एस्टर का निर्माण करते हैं, और एस्टर से जो एसिल समूह है वो वापस पुनः विन्यासित होकर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, इसे कहते हैं फ्रिस पुनर्विन्यास। लिखो आप, समझ में आएगा। लिखो कि जब फिनोल पर एसिल क्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है,
तो देखो इस प्रकार से ये H तो बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखो, किसी की उपस्थिति नहीं होगी तो ये विक्रिया होगी। तो बताओ पहले क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। बना या नहीं बना, पहले एस्टर बन जाता है। बाद में इस एस्टर युक्त उत्पाद की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसके द्वारा पुनर्विन्यासित होकर देखो ये एसिल समूह है, विन्यासित होकर यह एसिल समूह है, फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। फिनोल की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। बोर्ड की तरफ देखो, यह एसिल समूह इसके साथ पुनर्विन्यासित होकर या तो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रिस पुनर्विन्यास कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रिस पुनर्विन्यास कहा जाता है। फ्रिस पुनर्विन्यास कहा जाता है। फ्रिस एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया, फ्रिस पुनर्विन्यास। उतारो आप यहां से लेकर यहां तक, इस प्रकार से उतारना आपको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया, और फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया में 3 नेम रिएक्शन आएंगे, गाटरमान, रायमर्टिमान अभिक्रिया और डफ अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया परीक्षा में एक तो जरूर आती है इनमें से। तो आपने यदि ये उतार लिया तो आगे वाली हेडिंग डालो फॉर्म्युलीकरण की अभिक्रिया। हेडिंग डालो फॉर्म्युलीकरण की, हेडिंग डाल ली तो इसमें लिखो फॉर्म्युलीकरण का मतलब होता है, लिखो इसमें लिख लो एल्डिहाइड समूह का योग। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, एल्डिहाइड समूह का योग फॉर्म्युलीकरण कहलाता है। फॉर्म्युलीकरण कहलाता है। इसकी पहली नेम रिएक्शन लिखो गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, इसमें लिखो जब फिनोल की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड व हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड। बोर्ड की तरफ देखो आप, ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड और ये है हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड का प्रतीक होता है CN और उसके साथ इस कार्बन परमाणु की एक संयुजता कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन से, तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपने यही लिखा है कि जब फिनोल की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड व हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्ड एमीन का निर्माण होता है। बेंज एल्ड एमीन का निर्माण होता है। बेंज एल्ड एमीन का निर्माण होता है जिसका आगे जल अपघटन करवाने से पैरा हाइड्रोक्सी
पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब बोर्ड की तरफ देखो, आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले अलग अलग रिएक्शन करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड आपस में क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, क्रिया के द्वारा निर्माण होता है क्लोरो बेंज एल्ड एमीन। पहले किसका निर्माण होता है, क्लोरो बेंज एल्ड एमीन। आपस में जैसे क्रिया करते हैं तो ये क्लोरीन इसके साथ में जुड़ जाता है, देखो निर्माण क्या होगा, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है इसके साथ। तो आप जानते हैं कि ये इसकी तरफ है, इस पर तो आता है माइनस और इस पर क्या आता है प्लस, क्योंकि जैसे ही दोनों बंद इस तरफ जाएंगे तो ये कंडीशन होगी। अब देखो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं इस पर तो होता है माइनस, इस पर क्या होता है प्लस। माइनस तो किस पर जुड़ जाएगा बताओ, इस पर जुड़ जाएगा Cl। बीच में बंद कितनी आएंगी, 2, और यहाँ पर क्या होगा NH, यहाँ पर क्या होगा NH। ये आपको समझ में आई होगी बात। इसे कहते हैं क्लोरो एल्डेमीन। ये क्या हो गया, क्लोरो एल्डेमीन, क्लोरो एल्डेमीन बन जाता है, क्लोरो एल्डेमीन, क्लोरो एल्डेमीन बन गया। अब देखो आपके सामने अब रिएक्शन आ गई, इसकी हम किसकी क्रिया करवा देंगे, क्लोरो एल्डेमीन की क्रिया करवा देंगे, किस पर, फिनोल पर। अब देखो मैं रिएक्शन लिख रखा हूँ, जो मैंने लिखाया है वही है कि जब फिनोल पर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करवाते हैं तो बताओ ये प्रोडक्ट बन गया। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्लोरो एल्डेमीन की क्रिया करवाते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, पहले किसका निर्माण होता है, पैरा हाइड्रोक्सी। यदि क्लोर एल्डेमीन है तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन एल्डेमीन। बताओ इसका यह नाम यही होगा भाई। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्सी पैरा स्थिति पर, और इसको महत्व ज्यादा देंगे तो इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डेमीन। क्लोरो स्थान पर नाम क्या हो गया, बेंज एल्डेमीन। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डेमीन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डेमीन का निर्माण हो गया। अब देखो मैंने क्या लिखा है इसके आगे, इसके आगे क्या होगा, जल अपघटन होगा, जल की क्रिया होगी, जल अपघटन होगा। अब देखो जल अपघटन कैसे होता है, जल अपघटन ऐसे होता है, O तो इस तरफ आएगा और H2 इस तरफ आएगा और एक बंद टूट जाएगा। देखो अलग पेन से लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो क्या बन जाएगा, ये तो आ गया पैरा हाइड्रोक्सी और नीचे की तरफ क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो इसका देखो एल्डिहाइड समूह जुड़ गया, कौन सी स्थिति पर, पैरा स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, पैरा स्थिति पर। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। और इस प्रकार एल्डिहाइड समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, गाटरमान अभिक्रिया। क्या कहलाता है, गाटरमान अभिक्रिया। उतारो आप। अब ये उतार लो गाटरमान अभिक्रिया। मैंने इसको एक साथ बोल दिया, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन अलग अलग करके मैंने ये बताया कि पहले किसका निर्माण होता है, क्लोरो एल्डेमीन का। क्लोरो एल्डेमीन की क्रिया फिनोल पर क्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डेमीन का निर्माण होता है, जिसका जल अपघटन करवाते हैं। आगे किसका निर्माण, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। उतार लिया। तो मैं दूसरी रिएक्शन देखता हूँ, राइमर टीमान अभिक्रिया, फॉर्म्युलीकरण की राइमर टीमान अभिक्रिया। अब देखते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया में
ऑर्थो स्थिति पर फोरम एल्डिहाइड जोड़ते हैं। देखो एक तो राइमर-टिमान अभिक्रिया देखो दो तरह से होती है क्लोरोफॉर्म की क्रिया करवाने से। एक तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया और एक हम क्रिया करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यदि क्लोरोफॉर्म की क्रिया करवाते हैं तो फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड जुड़ जाता है। ये तो हो गया फॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया। क्या हो गई? फॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया। और यदि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यदि वहाँ पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म के स्थान पर, तो इसकी ऑर्थो स्थिति पर एसिटिक अम्ल बन जाता है। ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड का नाम मैंने बताया था सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और ऑर्थो स्थिति पर यदि कार्बोसिलिक अम्ल का आना क्या कहलाता है? सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया क्या होती है? राइमर-टिमान अभिक्रिया होती है। तो मैं दोनों को यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्मिलीकरण की अभिक्रिया भी लिख रहा हूँ और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया भी साथ में लिख रखा हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 लगा कर लिखो आप। जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ परबल अक्सार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। उतारो, ये क्लोरोफॉर्म है, उतारो आप। उतार लिया आपने। अब इसके जस्ट नंबर 2 लगा कर लिखो। ये तो 1 नंबर थी, नंबर 2 लगा कर लिखो और एक बार बोर्ड की तरफ देखो। उतार लिया आपने तो बोर्ड की तरफ देखो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इस क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका मैंने नाम बताया था पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड हेलो एरीन में, टेट्रा हेलो एल्केन में कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। केवल ऑर्थो स्थिति पर क्या बन जाता है? कार्बोसिलिक अम्ल जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल। क्यों? क्योंकि इस कार्बोसिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। और इसका नाम क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल। तो लिखो इसमें, जब फिनोल पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को भी राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को भी राइमर-टिमान अभिक्रिया कहा जाता है। देखो, आप गौर से देखो कि यह अभिक्रिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया है? क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो उतारो आप, ये उतारो राइमर-टिमान अभिक्रिया। दोनों समझ में आई होगी, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड जुड़ता है तो भी राइमर-टिमान अभिक्रिया, कार्बोसिलिक अम्ल जुड़ता है तो भी क्या है? राइमर-टिमान अभिक्रिया। आगे तीसरी रिएक्शन और होगी डफ अभिक्रिया।
डफ अभिक्रिया। अब आगे लिखो डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया में लिखना आपको, लिखते चलो आप, कि जब फिनोल पर, ये फिनोल है, जब फिनोल पर हेक्सामेथिलीन एमीन, इसे कहते हैं हेक्सामेथिलीन एमीन, तथा बोरिक अम्ल H3BO3 तथा बोरिक अम्ल के साथ गिल्सरोल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, गिल्सरोल की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, बोर्ड की तरफ देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एन मेथिल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, देखो एन मेथिल एमीन का जिस प्रकार से नाम लेते एन मेथिल बेंज एल्ड एमीन का निर्माण होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एन मेथिल बेंज एल्ड एमीन का निर्माण होता है, जिसका आगे जल अपघटन करवाने से, जिसका आगे जल अपघटन करवाने से देखो जल अपघटन कैसे होगा, यहाँ पर तो होगा O और यहाँ पर क्या होगा H2 और यहाँ से बंद टूट जाएगा। देखो क्या बन गया, ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड समूह है जुड़ जाएगा, और साथ में देखो बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा एमीन समूह, बाहर क्या निकल जाएगा एमीन समूह। तो बताओ इस प्रकार एल्डिहाइड का जुड़ना क्या कहलाता है, डफ अभिक्रिया। अपघटन करवाते निर्माण किसका हो गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। उतारो रिएक्शन, इस अभिक्रिया को कहते हैं डफ अभिक्रिया। उतारो आप ये डफ अभिक्रिया। तो अब आपकी ये फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया हो गई। फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया में गाट्रमान अभिक्रिया कर लिया आपने। गाट्रमान अभिक्रिया ऑर्थो एल्डिहाइड का निर्माण है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में होता है, HCl और HCN की क्रिया करवाते हैं, तो निर्माण होता है एल्डेमीन का, क्लोर एल्डेमीन। ठीक है, पहले बेंज एल्डेमीन का निर्माण होता है, और उस पर यदि जल अपघटन करवाते हैं तो ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड जुड़ जाता है। राइमर्टिमान अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, तो ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड जुड़ता है। और यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवा देते हैं तो ऑर्थो स्थिति पर कार्बोसिलिक अम्ल जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया कहते हैं राइमर्टिमान अभिक्रिया। इसके बाद मतलब डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया क्या होती है कि फिनोल पर यदि हेक्सामेथिलीन एमीन और बोरिक अम्ल गिल्सरोल की उपस्थिति में क्रिया करवा देते हैं तो पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी एन मेथिल बेंज एल्ड एमीन का निर्माण हो जाता है। देखो इसका नाम ये है। इसका आगे जल अपघटन करवाते हैं, निर्माण किसका होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का। इसका निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं डफ अभिक्रिया। अब आगे हम करते हैं कोल्वे सिमिट अभिक्रिया या कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया। अब आगे लिखते हैं कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, लास्ट अभिक्रिया इसकी। इस देखो कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है COOH, कार्बोक्सिलिक समूह का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। अब देखो इस प्रकार का समूह जो जुड़ता है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या बन जाता है, कोल्वे सिमिट अभिक्रिया। कोल्वे सिमिट अभिक्रिया, इसमें आप लिखो थोड़ा सा, उसके बाद में समझ में आएगा आपको। लिखो, जब फिनोल पर ये फिनोल है, देखो सामने देखो बोर्ड की तरफ, जब फिनोल पर देखो पीछे रिएक्शन करवाया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाया, सोडियम फिनोक्साइड। यही लिखना आपको। लिखो, जब फिनोल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो पहले सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है,
पहले सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, जिसका बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये सोडियम सैलिसिलेट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका आगे देखो इस प्रकार की रिएक्शन हमने पीछे कर भी ली, जिसका आगे अम्लीकरण करवाने से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और अम्लीकरण की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कोल्वे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को कोल्वे श्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। ये उतार लो आप नीचे वाली, यह है कोल्वे श्मिट अभिक्रिया। यह आ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल, और इसका दूसरा नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल। तो दोस्तों इस प्रकार से फेनिल या बेंजीन समूह की अभिक्रिया तो कंप्लीट हो गई है, उतार लिया आपने। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम संघनन की अभिक्रिया। कौन सी स्टार्ट करते हैं? संघनन की अभिक्रिया। अब हम आगे पढ़ेंगे संघनन की अभिक्रिया। संघनन की अभिक्रिया का मतलब होता है दो समूह आपस में किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले फिनोल पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे? एसीटोन की क्रिया करवाएंगे। फिनोल पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया करवाएंगे। और फिनोल पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे? फॉर्मल्डिहाइड की। तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं वो हम देखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा। तो नंबर 1 लगा कर लिखो एसीटोन के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखो जब फिनोल की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाते हैं तो फिनोल का पैरा हाइड्रोजन, देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये फिनोल है और ये है फिनोल का पैरा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? ये फिनोल की स्थिति कौन सी है? पैरा स्थिति है। पैरा स्थिति का मतलब पैरा हाइड्रोजन, फिनोल का पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन कीटोन के ऑक्सीजन परमाणु के साथ जल का अणु बाहर निकालते हुए बोर्ड पर लिखा हुआ है P, P डैश पैरा पैरा डैश प्रोपिलिडीन डाइफेनिल का निर्माण कर देते हैं। डाइफेनिल का निर्माण कर देते हैं। देखो दोस्तों बोर्ड की तरफ देखो कि ये क्या है? फिनोल है और फिनोल का क्या है? पैरा हाइड्रोजन। और हम एसीटोन का सूत्र क्या होता है? एसीटोन का सूत्र ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होता है? CH3। ये क्या आ गया? एसीटोन। अब देखो एसीटोन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच बंध कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन भी कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। इस प्रकार के हम 2 समूह लेते हैं। देखो यहाँ पर ले लिया, ये यहाँ पर इस प्रकार से पैरा स्थिति बना दी,
पैरा हाइड्रोजन। जैसे ही आपस में क्रिया करते हैं तो देखो इस प्रकार से संघनन की क्रिया हो जाती है, जल का अणु बाहर निकल जाता है और देखो बनता समूह क्या है, ये लिखा CH3 और CH3 भी कितने हैं, 2 CH3 है। और बताओ एक बंद ये जुड़ गया और एक बंद ये जुड़ गया, तो इसका नाम है देखो पैरा, इसे कहते हैं पैरा। पैरा स्थिति पर है, डाइफिनोल है ये, डाइफिनोल। पीडेस मतलब पैरा, पैराडेस प्रोपिलिडीन डाइफिनोल। वहाँ पर आपने लिखा होगा डाइफिनिल, तो वहाँ लिख लेना डाइफिनोल। देखो डाइफिनोल है और पैरा स्थिति पर क्या जुड़ गया, एसीटोन, और इस समूह को कहते हैं प्रोपिलिडीन। उतारो आप ही रिएक्शन। उतार लिए पूरी रिएक्शन एसीटोन के साथ। देखो जल कणों इस प्रकार से बाहर निकलते हुए संघनन की क्रिया, संघनन का मतलब दो समूह जुड़ते हुए इस प्रकार की क्रिया कर लेते हैं। फिनोल पर एसीटोन की क्रिया करते ही ये क्रिया होती है। इसके बाद में लिखो थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया, थैलिक। अब आपको ये समझना है पहले थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है। थैलिक एनहाइड्राइड से पहले आपको ये समझना है थैलिक अम्ल का सूत्र क्या है। देखो थैलिक अम्ल का सूत्र होता है कि दो ऑर्थो स्थिति पर यदि OH समूह जुड़े हुए होते हैं, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ C+O OH, ये भी क्या होता है C+O OH, ये है थैलिक अम्ल। ये थैलिक अम्ल क्या करते हैं, आपस में जल का अणु बाहर निकालते हुए थोड़ा सा गर्म करते हैं तो आपस में क्या निकाल देते हैं, एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। देखो किसका निर्माण करते हैं, इस प्रकार चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। देखो C+O CO जोड़ दिया, और हमेशा एनहाइड्राइड का सूत्र यही होता है। इस प्रकार के समूह कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा कि थैलिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, थैलिक अम्ल से जल का अणु बाहर निकालते हुए किसका निर्माण कर लेते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। तो आप कंफ्यूज मत होना कि थैलिक एनहाइड्राइड का नाम आते ही आपके दिमाग में ये सूत्र याद होना चाहिए। अब लिखो इसके जस्ट नीचे लिखो, जब फिनोल पर थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया करवाते हैं, उतार लिया तो मैं मिटाता हूँ इसको, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो फिनोप्थिलीन का निर्माण हो जाता है, जो फिनोप्थिलीन का निर्माण हो जाता है, जो आप अपने प्रैक्टिकल में सूचक के रूप में देखेंगे। फिनोप्थिलीन का निर्माण हो जाता है। ये सूचक होता है जिसको जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका रंग आ जाता है बैंगनी, बैंगनी नारंगी रंग। ये तो वहाँ पर देख लेना, ये तक फिनोप्थिलीन का निर्माण हो जाता है। अब सूत्र भी देखेंगे फिनोप्थिलीन का, ऑटोमेटिक समझ में आएगा सूत्र किस प्रकार से बनता है। तो देखो अभिक्रिया जिस प्रकार से एसीटोन की क्रिया करवाई, OH है, पैरा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या जोड़ देते हैं, पैरा हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस पर हम किसकी, यहाँ पर क्या लिखते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र लिखो, मैंने अभी बताया इस प्रकार का सूत्र आपने लिखा होगा, यह है थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से जल का अणु बाहर निकलते हुए किसका निर्माण कर देता है, देखो
और यहाँ पर बात समझ में आ गई। और इस प्रकार के पूरे सूत्र को हम क्या कहते हैं, फिनोप्थिलीन। क्या कहते हैं, फिनोप्थिलीन कहा जाता है। ये उतार लो आप। संघनन की अभिक्रिया होती है फिनोप्थिलीन के निर्माण में। उतार लिया आपने। थैलिक एनाहाइड की कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में बचता है फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड की अभिक्रिया किस पर है, फिनोल पर। तीसरी रिएक्शन लिखो। अब लिखो फॉर्मएल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखो जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, यह फॉर्मएल्डिहाइड, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड। जो फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मएल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तनु अम्लीय अक्षार की उपस्थिति में, तो ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण होता है। बेंजिल एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो, या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल का सूत्र यही होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये हो गया। देखो, मैंने ये बताया था वहाँ पर कि शुरुआत में कि ये क्या होता है, बेंजिल एल्कोहल। ये क्या होता है, बेंजिल एल्कोहल। और इस पर यदि हेलोजन जोड़ देते हैं, नाम क्या होता है, बेंजिल हेलाइड। क्या होता है, बेंजिल हेलाइड। मैं यदि इसको छुपा लेता हूँ, या देखो तो इसका नाम क्या होता है, बेंजिल एल्कोहल। क्या होता है, और इसका नाम क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को लेडर-मोनास अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को लेडर-मोनास अभिक्रिया कहा जाता है। उतारो आप, रिएक्शन उतारो। और हमेशा याद रखनी है कि आगे के आता है पॉलीमर चैप्टर बहुलक, उसमें हम पढ़ेंगे आगे चलकर कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल को आपस में मिला देते हैं तो निर्माण बन जाता है बेकेलाइट का। कौन से बहुलक का, बेकेलाइट का। तो उतार लिया लेडर-मोनास अभिक्रिया। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इस भाग में फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर छोटा सा टॉपिक और बचता है फिनोल का, फिनोल के उपयोग। फिनोल के उपयोग। तो देखो, आप जानते हैं कि फिनोल का उपयोग किस में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। लिख लेना आप। बेकेलाइट बनाने में, देखो बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। दूसरा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, फिनोप्थिलीन के निर्माण में किया जाता है। और सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एल्डिहाइड के रूप में किया जाता है। यह आपने समझा होगा। तो आपको अब हम इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में देखते हैं ईथर। एल्कोहल और फिनोल अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में आगे वाले भाग में पढ़ेंगे हम ईथर।
ठीक है, तो हम मिलते हैं आगे वाले भाग में। थैंक्स, धन्यवाद।